व्यक्ति विशेष संस्मरण कलमकारों के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केकेजे ओपन माइक के इस पटल पर। और आज हम लेकर आए हैं खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष संस्मरण कलमकारों के। दोस्तों, मेरे साथ है रितु अग्रवाल जी। नमस्कार रितु जी। नमस्कार ऋचा जी। कैसी हैं आप? कैसी हैं रितु जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस बताइए। बढ़िया। बहुत अब बढ़िया। जी रितु जी, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा ये विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम अपने समूह के कलमकारों के जीवन संस्मरण को लेते हैं। तो आज आप हमारे दर्शकों के लिए किसी एक सदस्य का संस्मरण लेकर आई हैं, तो जरा सा बता दीजिए कि जी आप किसके बारे में बात करने जा रही हैं। जी बिल्कुल ऋचा जी। सबसे पहले तो उपस्थित सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका बहुत बहुत अभिवादन। तो जैसा कि आपने कहा ऋचा जी कि हम अपने ही समूह के सदस्यों के बारे में बताते हैं इस हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो आज भी हमारे समूह के एक सदस्य के बारे में ही संस्मरण सुनाए जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग सोचिए, उसके लिए मैं आपको एक ऑडियो सुनाती हूँ। ये तो रितु जी की धुन मुझे सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल। वाद्य यंत्र तो आपने सही पहचाना ऋचा जी। अब जी, वाद्य यंत्र बजाने वाले के बारे में कोई आप नाम लेना चाहेंगी? एक्चुअली रितु जी, मैं तो थोड़ा थोड़ा समझ गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है हमारे दर्शक नहीं समझ पाए होंगे। तो अच्छा, जी, मैं भी इतनी स्पष्ट नहीं हूं कि मैं जो समझी हूँ वो सही है। तो थोड़ा सा कुछ और भी बताइए उनके बारे में। चलिए एक दूसरा क्लू देती हूँ आपको। ये जो है, ये लिखते भी बहुत अच्छा है और बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है हमारे केकेजे समूह के लिए सहयोग राशि देने की स्वेच्छा से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि निस्वार्थ रूप से हमारे समूह की सहायता करने के लिए इन्होंने अपील की है। हम्म, आप जो क्लू दे रही हैं ऋतु जी, साथ में कुछ फोटोग्राफ्स भी चल रहे हैं। तो अब तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। जी, कोशिश कर रही हूँ मैं पहचानने की, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है। और आशा करती हूँ अब तो हमारे दर्शक भी पहचान गए होंगे। जी, तो आज हम बात करने बिल्कुल। जा रहे हैं। हमारे समूह के एक बहुत अच्छे रचनाकार कवि प्रकाश मित्रवत जी की। बिल्कुल सही। तो हमारे जी। दर्शक भी हमें कमेंट में बता चुके होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल रितु जी, प्रकाश मित्रवत जी का जो व्यक्तित्व है, तो मैं सोचती हूँ उनका संस्मरण भी उतना ही रोचक होगा। तो बिल्कुल। बताइए, कहाँ से शुरू करने जा रही हैं आप? तो शुरू करते हैं ऋचा जी शुरुआत से, उनके जन्म से। प्रकाश मित्रवत जी का जन्म हुआ था बिहार के मधुबनी शहर के एक छोटे से गांव में। तो गांव का ही परिवेश उनका रहा, पालन पोषण वहीं हुआ। मुझे उनके किसी मित्र ने बताया कि जब वो लगभग 2 या 2.5 वर्ष के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता आर्मी में थे। तो बाद का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा क्योंकि उनकी माता ने उन्हें अकेले पाला। उनके पिता 9 भाई थे। तो सबका सहयोग रहा, 9 भाई बहनों का। लेकिन अकेले एक बच्चे को पालना संभालना, ये बहुत ही संघर्ष की बात तो है ही। तो उन्होंने उन्हें पाला पोसा। और प्रकाश जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। खासकर पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। उनकी पसंदीदा पुस्तक थी महकता आंचल, क्या जिसमें बात। खूब शेरो शायरी और कविताएं पढ़ने का उन्हें बेहद शौक था। फिल्में देखने का बहुत शौक रहा। और यूं ही बस पढ़ते 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 उन्हें लिखने का भी शौक हो गया।
और जिनके खूबसूरत लेखन को हम सब अब पढ़ते हैं। तो ये तो प्रकाश जी के बचपन की बात हुई। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया उनके बचपन के बारे में, और वो महकता आंचल जो उन्होंने बताई, आपको बहुत पसंद थी पुस्तक, उसकी महक उनके व्यक्तित्व में हमें दिखती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप बता रही थी कि उनके जो पिताजी थे वो सेना में थे, और बहुत कम उम्र में प्रकाश जी ने अपने पिताजी को खो दिया। तो संघर्ष की बात करें तो शायद बहुत संघर्षपूर्ण जीवन उनकी माताजी ने व्यतीत किया होगा। और एक जो एकल माता होती है, सिंगल मदर जो हम आजकल कहते हैं, और उसके लिए तो ये और भी चुनौतीपूर्ण होता है, एक बच्चे को बिल्कुल, बड़ा करना, उसकी परवरिश करना, उसको शिक्षा देना। और शायद उनकी माँ के व्यक्तित्व की देन है जो हमें प्रकाश जी के व्यक्तित्व में दिखती है, कि बिल्कुल, इतना। बिल्कुल, क्योंकि जी। समय के साथ-साथ देखिए उस समय में तो और भी चुनौतीपूर्ण था। अकेले अपने बच्चे को पालन-पोषण करना। जी। तो उन्होंने उनमें वो संस्कार डाले जो आज प्रकाश जी के व्यक्तित्व में झलकते हैं। और देखिए हम कहते हैं कि सेना के जवान हमारी सुरक्षा के लिए बलिदान देते हैं, पर मैं ये कहूँगी कि अकेले जवान ही नहीं, उनका पूरा परिवार उस संघर्ष में साथ होता है। वो जी। भी मतलब हमें उनके प्रति बराबरी से कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि हमारी चैन की नींद के लिए वो अपने परिवार से दूर रहते हैं और उनका परिवार भी कितना उन्हें याद करता होगा, जब वे सीमा पर तैनात हैं। जी रितु जी, आपने बहुत सार्थक संदेश अपनी इस बात से दिया है, क्योंकि जब हम देश के अंदर रहते हैं तो हम उनकी हर ऋतु में, चाहे वो वर्षा है, चाहे सर्दी है, चाहे कैसी भी कोई भी परिस्थितियां हैं मौसम उसमें, हो। जी, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपकी इस बात से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये हम जो देश के अंदर हैं, अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, हमारा भी एक कर्तव्य होता है कि जब हम सेना के जवान या उनके परिवारों से मिले तो जरूर अपनी एक जो उनको हम कृतज्ञ हैं उनके प्रति, उसको किसी न एक किसी रूप में धन्यवाद तो जरूर कम से कम बनता बनता है। है। बनता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो बिल्कुल, हमारी जो जैसे कई बार हम बैंक में जाते हैं तो लाइन होती है, हम उनको आगे कर दें, क्योंकि बिल्कुल, बहुत उन्हें कम प्राथमिकता दे टाइम के लिए सकते वो हैं अपनी हम। फैमिली के साथ आते हैं। या कई सही बात। उनकी जो, जब हम वीर नारी होती हैं जिनके शहीद हो जाते हैं सैनिक, उनकी पत्नियों को वीर नारी के रूप में सम्मानित किया जाता है, तो ये हमारा भी फर्ज है कि उन्हें सम्मान दें। तो बिल्कुल, इस जी। तो ऋतु बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जब हम बात करते हैं बच्चों के व्यक्तित्व में जो माता पिता का जो व्यवहार है आता है, यानी कि व्यक्ति जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के व्यक्तित्व का दर्पण होते हैं, तो जी। प्रकाश जी पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जी। उनके व्यक्तित्व में झलकता भी है, पर जी। ऐसा नहीं है जितने धीर गंभीर प्रकाश जी दिखते हैं और जितना हमें लगता है कि वो शांत हैं, वो अपने बचपन में बहुत नटखट रहे हैं। अच्छा। यूँ तो सारे ही बच्चे नटखट होते हैं और कहते हैं कि बच्चे नटखट ही अच्छे लगते हैं। जी। तो उनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगी। अ, प्रकाश जी का क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो उनका अधिकांश समय अपने ननिहाल में बीता। अब जी। ननिहाल तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर आपको मार-पिटाई तो कुछ पड़ती नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आपको प्यार करने वाले या थोड़ा ज़्यादा प्यार करने वाले, आप कह सकते हैं बिगाड़ने वाले भी। तो बच्चे शरारती भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसा कि ऋचा जी आप जानती हैं हमारे यहाँ मुंडन संस्कार होता है। जी। तो ये होता है कई सारे परिवारों का अपना-अपना अलग रीति-रिवाज़ होते हैं, नियम होते हैं। तो कई लोगों के यहाँ पर होता है कि वो विषम संख्या के जो आपके वर्ष होंगे उनमें होगा। 1, 3, 5, 7 तो प्रकाश जी का भी मुंडन नहीं हो पाया था, तो उनके बाल बहुत बड़े हो गए थे। अब बाल बड़े हो गए हैं और बच्चे हैं तो भई वो तो खेलते-कूदते रहते ही हैं। जी। तो दोस्तों के साथ भी रहते हैं, तो उनके बालों में जुएँ हो गए।
अब माँ को बड़ी मुश्किल होती थी, वो उनको बिठाने की कोशिश करती थी कि बालों में कंघी कर दूं, थोड़े से बाल साफ कर दूं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। उन्हें लगता है कि भाई मेरा खेलने का समय चला जाएगा, तो वो नहीं बैठते थे। तो एक बार उनकी माँ ने युक्ति लगाई कि अच्छा चलो तुम बैठोगे तो तुम्हें ना मैं 5 पैसे दूंगी यदि तुम एक बाजुआ निकलवाओगे तो। प्रकाश जी को लगा कि देखिए कितना भोलापन होता है बच्चों में। कि अरे वाह ये तो बहुत सही है। तो वो भी बेचारे बैठ गए। माँ ने बालों में कंघी की, बाल साफ किए और बस माँ अपना काम करके भूल गई। अब प्रकाश जी को लगा कि भाई बात तो ये नहीं हुई थी, बात तो पैसे लेने की हुई थी, क्योंकि उनके मन में तो गणनाएं चल रही थी। आपने देखा ही है बच्चे पूरा हिसाब किताब लगाते रहते। वैसे भले ही वो हिसाब में कच्चे हों, लेकिन अपनी चीज लेने का हिसाब उनका लगता रहता है। पक्का तो रहता है। उन्होंने हिसाब लगा के माँ से पैसे मांगे। माँ बोली कैसे पैसे? तो बोले आप ही ने वादा किया था कि भाई पैसे दोगी। तो माँ ने कहा "हाँ, चलो बाद में दे दूंगी"। अब हम बच्चे हैं, कहाँ मानेंगे, हम फिर हाजिर कि अच्छा बात हो गई, अब लाओ पैसे। अब उन्होंने जब 3-4 बार मांगा तो माँ अपने काम में व्यस्त, तो वो झल्लाकर उन्होंने उनकी पिटाई लगा दी। तो बेचारों ने फिर उसके बाद से वो अपने पैसे नहीं मांगे। फिर वो चुपचाप से बैठ जाते थे जब भी माँ कहती थी कि बाल कंघी करवा लो। तो ऐसा नहीं, नटखट भी वो बहुत रहे हैं। नहीं, रितु जी बात तो बहुत सही है कि पहले से बच्चों की पिटाई भी होती थी। और जो आपने बोला कि 5 पैसा, 5 पैसे की कितनी ज्यादा वैल्यू होती थी, तो बिल्कुल कितना बिल्कुल। मतलब उस 5 पैसे से हम लोग सोचते थे पूरी दुनिया खरीद लेंगे। ये एक वो दौर था। ऋचा जी, दरअसल पहले के समय में यही था, मतलब खुशियों के लिए ना बहुत छोटे छोटे से कारण होते थे। जी। आज के समय में बड़े कारणों से भी कई लोगों को खुशी नहीं मिलती। तो वही पुराना दौर था। तो रितु जी, जब आप उनके नटखट की बचपन की बात कर रही हैं, तो बचपन में ही नहीं, वो बड़े होके भी काफी शरारती हैं। और अभी भी वो ऐसी कई शरारतें करते हैं कि जो लोग उनको हंसते हैं, हंसाते हैं लोगों को। ये उनका मतलब व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू है। क्योंकि मैं उनके जब कई रिश्तेदार थे उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने इस बात को हर किसी ने इस बात को बताया कि जी प्रकाश मित्रवत जी हंसने और हंसाने में बहुत माहिर हैं। तो चलिए जी सुनते हैं उनकी ही एक रिश्तेदार उनके बारे में क्या सोचती है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं सरिता झा बोल रही हूँ। मुझे कलम के जादूगर से आमंत्रण किया गया कि मैं कुछ लाइन प्रकाश मित्रवत के बारे में बोलूँ। प्रकाश मित्रवत मेरे चाचा लगते हैं। मैं और कलम के जादूगर के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। बहुत अच्छे अच्छे कवि सब इसमें आते हैं। 3 साल पूरा है, इसके लिए बहुत सारा ढेर सारा बधाई। और प्रकाश मित्र के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि वो काफ़ी मतलब अच्छे इंसान हैं। उनके बारे में बहुत ही टैलेंटेड है। बचपन से काफ़ी उन्होंने अपने आप सब कुछ किए, क्योंकि उनके फादर 2.5 साल के थे तभी नहीं रहे। तो काफ़ी उन्होंने अपने मुकाम हर जगह अपने खुद से ही हासिल किए हैं। तो काफ़ी टैलेंटेड हैं। हारमोनियम बजाना, संतूर बजाना, तबला बजाना, गाना बनाना, लिखना, कभी लिखना, उर्दू इनकी बहुत अच्छी है। और सबसे तो मज़ेदार बात होता है कि ये हंसाते हैं सबको इतना अनोखे अंदाज से। हम लोग तो इनकी हर बात पे बहुत ही हंसते हैं। ये तो हम लोगों को हंसा हंसा के हालत ख़राब कर देते हैं। ऐसे हैं। इनकी एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि एक बार गांव में चैती नवरात्रि शुरू होने का ये हुआ कि कार्यक्रम हो, तो उसमें
हर जगह से चंदा इकट्ठा के लिए एक भाई निकले, उनका नाम था मिथिलेश भाई। तो वो आए, इनके यहाँ आए। वहाँ मेरा भाई भी था, छोटा भाई, जो इनके ही उम्र के हैं। तो दोनों में काफ़ी बनती है, दोनों मिल जाते थे तो काफ़ी मतलब किसी का उड़ाना ये सब। तो बोले कि अच्छा, तो उनका नाम मिथिलेश था। ये लोग ये बोलते हैं कि अच्छा, तो अखिलेश भाई, आपने जो ये प्रोग्राम किया है ये तो बहुत अच्छा, बहुत, लेकिन क्या लगता है आपको सब ये साथ देगा? तो ऐसे ही सब बात करके फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसने कुछ बोला, तो फिर अच्छा तो गिरीश भाई, फिर अच्छा तो कमलेश भाई, अच्छा तो रमेश भाई, अच्छा तो उमेश भाई, कर कर के कितने सारे मतलब 20-25 नाम उसको दे दिए। वो हर बार बोलता बेचारा कि मेरा नाम मिथिलेश भाई है। तो हाँ हाँ वही सुरेश भाई। तो ऐसे करके तो बाद में जब वो जाने लगा तो बोलता है क्या कि भाई मेरा नाम क्या है? तो बोला, वहाँ और 2-4 आदमी थे बैठे हुए, तो बोले, तो उन लोगों को बोलते हैं कि भाई इनका नाम खो गया, तुम लोग देखो तो किधर है, गिर गया है, ये उठे हैं सो इनका नाम गिर गया, तुम लोग थोड़ा उठा के दे दो इनको। तो मतलब इस तरह से किसी का, और मैं तो ऐसे बोली हूँ, वो माहौल, वो लोग, और ऐसे अंदाज में ये किसी को ऐसे कि मतलब सबकी हालत हंसते हंसते ख़राब हो जाती थी। तो ये तो आते हैं ऐसे, बहुत ही शरारती अंदाज इनका रहता है। हम लोग तो बहुत हंसते रहते हैं इनकी बातों पे। हम लोग तो बहुत हंसते हैं, हम लोगों को तो बहुत हंसा है। और जितना बोलूं काफ़ी कम रहेगा, और टाइम भी बहुत हो जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं करके यहीं विराम देती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया कलम की जादूगर की, मुझे ये मौका दिया गया। तो कलम के जादूगर को मैं धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो बहुत रितु जी बढ़िया, आपने मतलब तो सुन लिया उनकी आपने, हमारे प्रकाश मित्रवत जी अभी भी कितना कुछ नटखट, और जी, जो बांसुरी बजाते हैं ना, वो कृष्ण वाली जो एक बिल्कुल, नटखटपन है वो अभी भी उनमें बरकरार है। तो बहन कन्हैया जी, का नटखटपन। और ऐसे कोई ही मुझे उनकी नटखटपन वाला एक, किस्सा हाँ, सुनाइए। रिश्तेदार ने बताया था मुझे, ऋचा जी, कि जी जैसे वो अभी बता रही थी कि वो नवरात्रि के समय में, आपको जैसे पता ही है कि नवरात्रि हमारे यहाँ उत्तर भारत में बहुत जोर-शोर से मनाई जाती है। जी खासकर बिहार, बंगाल, आसाम जैसे राज्यों में ये एक महापर्व है। तो जी उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन अलग-अलग भेष बनाते थे। कि किसी दिन वो दूल्हा बनेंगे, किसी दिन वो पंडित बनेंगे, किसी दिन कुछ बनेंगे, और उसका सिर्फ़ एक ही कारण ये रहता था कि लोगों का मनोरंजन हो, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। खुशी है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक और है ऋचा जी, कि जैसे हमने उनके बचपन की बात की, तो जो उनका बचपन से रुझान था पढ़ने के लिए, वो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, उसके बाद उन्होंने लिखना भी शुरू किया। जी एक बार उन्हें रंगमंच पर भी काम करने का मौका मिला था, ये नवरात्रि के समय पर ही। तो उन्होंने श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी। नाटक का नाम था जयद्रथ वध जी जी उसमें। तो सभी ने उनकी बहुत प्रशंसा की, और उन्हें उस समय में, मतलब 1989 में ₹2 का पुरस्कार मिला था। क्या बात। तो वो जो ₹2 का नोट है, वो प्रकाश जी ने आज भी अपने पास सहेज कर और सँभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें अनमोल होती हैं। अनमोल होती है बिल्कुल। तो और उन्हें उनके मतलब साथ, अभिनय में भी रुचि थी। जी, और भावनात्मक लगाव होता है रितु जी, जब ऐसी कोई चीज हमें मिलती है। बिल्कुल। और वो पहला, मैं कहूंगी वो अभिनय की जो दुनिया में उन्होंने कदम रखा, वो पहला जो पारितोषिक था, वो तो हुँ, अनमोल है वाकई। हुँ। वाकई अनमोल है। रितु जी, तो आप इससे नवरात्रि से कुछ बता रही थी, नवरात्रि का कुछ एक घटना थी जो आप बता रही थी, अलग अलग रूप में वो जाते हाँ, थे। वही कि वो अलग-अलग ड्रेस पहनकर सबके सामने जाते थे, सबसे मिलते थे, तो सभी लोग
मतलब जो एक होता है कि आपके हम उम्र लोग हैं, आपके हम उम्र साथी हैं, वो तो खुश होते ही हैं, बच्चों को भी उनका इंतज़ार रहता था कि अब मतलब मामा जी आएँगे या काका जी आएँगे और वो किसी निराले भेष में आएँगे। तो ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा है कि देखिए वो सारे वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, जो कि जी उन्होंने सीखा भी नहीं है। वो बाँसुरी बजा जी लेते हैं, हारमोनियम बजा लेते हैं, तबला बजा लेते हैं, तो वे सारे वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, बहुत अच्छी रचनाएँ लिखते हैं और अभिनय भी कर लेते हैं। तो जी तो उनके पास में बहुत सारे गुण हैं और विनोद प्रिय तो हैं ही। बिल्कुल, बिल्कुल। जी रितु जी, जब आप बात कर रही हैं ना कि बचपन, जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके अंदर जो एक बचपन है वो बच्चों के साथ फिर मचल जी, उठता है खेलने के लिए। बिल्कुल। जब मैं उनके किसी मित्र से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया था कि उनके जो, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हमारे गांव में जब रिश्तेदार होते हैं तो कई हम उम्र होते हैं, तो और कई उनसे बड़े होते हैं, कई बार हमारे भतीजे भतीजी हम उम्र हो जाते हैं, तो जी, उनके जी। एक रिश्ते में नाती लगते हैं। उन्होंने उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई कि वो किस तरह से बच्चों में लोकप्रिय हैं। तो उनके नाती ने उनके लिए एक छोटा सा संदेश भेजा है, तो बिल्कुल, मैं थोड़ा हम सा लोग उसको सुनना चाहेंगे। जी, सुना। सर्व श्रोताजनों को मेरा नमस्कार। मैं कृष्णा झा अपने नाना कलम के जादूगर श्री प्रकाश मित्र रवत को नमन करते हुए उनके स्वभाव का कुछ अंश अपने नज़रिए के अनुसार प्रस्तुत करना चाहता हूँ और इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। ऐसे तो मेरी आयु, अनुभव और शब्द उन्हें बयां करने के लिए काफ़ी कम है, पर मैं अपनी तरफ से बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे नज़रिए से हंसने और हंसाने से बड़ी कलाकारी और कुछ नहीं, और वे इस काम में निपुण हैं। जिस परिवार में इन जैसा हास्य कवि हो, उस परिवार में उत्कृष्टता को परिभाषित करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनका नाम मात्र ही काफ़ी है। मेरी तरफ से कलम के जादूगर दल के सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा सप्रेम नमस्कार। तो बहुत रितु बढ़िया। जी, ये थे उनके नाती, जो बता जी, रहे थे कि किस तरह से प्रकाश मित्रवत जी उन बच्चों के बीच में अपनी जो बात है रखते हैं या उनको हंसते हंसाते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। जी जी, रितु जी। बिल्कुल। तो ऋचा जी ये तो हुई विनोद प्रियता की बातें और कलात्मकता की बातें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी प्रकाश जी की दूरदर्शिता के बारे में। अ, वे जितने शांत और मधुर मुस्कान लिए हैं, पर उन्होंने साथ ही साथ बहुत संघर्ष भी किया है। दरअसल वो बताते हैं कि उनके गाँव से कई लोग पलायन कर गए थे, रोज़ी-रोटी के लिए, बेहतर अपने जीवन-यापन के लिए। तो जब वे बड़े हुए तो उन्हें भी लोगों ने कहा कि भई दिल्ली जाकर तुम भी कोई काम करो। वे दिल्ली गए, वहाँ जाकर उन्होंने काम ढूँढा, बहुत छोटे-छोटे काम भी किए, उन्होंने रिक्शा भी चलाया। तो बहुत संघर्ष किए, फिर उन्हें एक नौकरी मिली। वे नौकरी जब कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ काम करने वाली एक लड़की ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। वो लड़की बहुत ही धनी परिवार से थी और जी उनका दिल्ली में पली-बड़ी थी। तो अब देखिए कितनी परिपक्वता उस समय में, मतलब एक जो हमारी तरुणावस्था होती है, तब हमें निर्णय लेने में कितना सोचना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ हमें सही लगती है। तो वहाँ उन्होंने उनसे कहा कि देखिए मेरी माँ गाँव में रहती हैं, वो शहर नहीं आएँगी और आप गाँव के वातावरण में ढल नहीं पाएँगी। तो ये बेमेल विवाह रहेगा। तो इतना बड़ा निर्णय लेना उस समय पर मुझे लगता है कि उनकी दूरदर्शिता थी और एक जो उन्हें, मतलब कितना उनके सोच में गंभीरता थी कि आगे आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी एक दुखी हो पक्ष तो पूरे परिवार के लिए ही दुखद रहता है, चाहे कुछ भी हो।
तो उस घटना से हमें पता चलता है कि उनमें बहुत दूरदर्शिता रही और उनका माँ के प्रति बहुत प्रेम और सम्मान रहा है हमेशा से, क्योंकि माँ जी। ने उन्हें अकेले पाला। तो इसलिए फिर वो बाद में वहाँ दिल्ली भी रहे, पर उन्हें ऐसा लगा था कि उनका गाँव पुकार रहा है, माँ को मेरी ज़रूरत है। तो फिर वो वापस आ गए गाँव में और यहीं पर उन्होंने एक राज्य स्तरीय अखबार है, उससे वो जुड़ गए हैं, पत्रकार के तौर पर। और वैसे भी मतलब वो सच्चे दिल वाले हैं, तो ऐसे लोगों की हमारे मीडिया जो हम कहते हैं चौथा स्तंभ, उसे बहुत ज़रूरत है। तो अब वो अपनी जी। निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। 2002 में इनका विवाह हुआ था और इनके 2 बच्चे हैं। तो मुझे उनका लेकिन वो निर्णय मुझे लगता है कि बहुत समझदारी भरा था। शायद उस समय यदि वो किसी और को बताते या उन्होंने बताया भी होगा तो लोगों को जो भी लगा हो, लेकिन आज शायद सारे लोग सोचते हो तो सबके लिए वो सही रहा होगा। नहीं रितु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब रिश्तों में संतुलन की बात आती है या रिश्तों को हमें लंबे समय के लिए बनाना होता है तो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। और जब बिल्कुल, मैं प्रकाश मित्रवत जी के बारे में पढ़ती हूँ या कहीं से सुनती हूँ तो उनके बारे में मैंने ये जाना है कि वो रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। उनका कहना है कि बड़ी-बड़ी बातों को नजरअंदाज कर देने से जो है रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं, संबंध लंबे समय तक बने रहते हैं। तो मैं जब उनके बहुत किसी बड़ी बात मित्र है। से जी बात कर रही थी, जो आपने ये दिल्ली वाला घटना सुनाई, दिल्ली वाला जो बात बताई, उनका भी यही कहना था कि उस समय उन्होंने जो निर्णय बहुत कठिन निर्णय था, हुँ, क्योंकि आम तौर पे वो समय ऐसा होता है जब हर कोई अपना गांव छोड़ के, चाहे वो बिल्कुल। नौकरी है, चाहे वो अच्छी जो विलासिता की शहरी वस्तु है, ज़िंदगी हाँ, जी शहरी ज़िंदगी जीना चाहता है जी और अपना जीवन चकाचौंध, शैली को और ऊँचा जी उठाना चाहता है, जी तो उस समय उस वाक़ई में समय ये निर्णय जी उन्होंने बहुत निर्णय कठिन था। लिया। तो ऋतु जी, उनके व्यक्तित्व का इसमें एक और पहलू है कि वो अपनी मिट्टी और अपनी माँ बिल्कुल, दोनों को बहुत ही मान देते हैं, बहुत ही उनका सम्मान करते हैं। तो उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि मुझे अपनी बाहों के घेरे से अब फुर्सत दे दो, क्योंकि मेरी मिट्टी मुझे बुला रही है, मेरी क्या माँ बात! मुझे बुला रही है। ये उनके भाव हैं जो मैंने वाक़ई, कहीं पर पढ़े थे। और जी, इस तरह के भाव रखने वाले व्यक्ति अगर पत्रकारिता की दुनिया में आए तो निश्चित रूप से जैसे आपने बोला कि 4 स्तंभ हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बिल्कुल, जन समाज का और देश का जागृति। भला ही करेंगे, बिल्कुल। जी। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है, वो कहते हैं गुरूर तो मुझ में बहुत है, लेकिन सच्चाई के आगे सर झुका लेता हूँ। ये क्या बात! उनके बारे में कहते हैं लोग। जी, जी ऋतु जी। बिल्कुल सही है। जी जी। तो ऋतु जी, एक और उनके बारे में के लिए थोड़ा सा संदेश है, उसको भी सुन लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्ते, मैं सोनी झा बोल रही हूँ। मुझे कलम के जादूगर से आमंत्रण किया गया कि मैं प्रकाश मित्रवत के बारे में कुछ लाइन बोलूँ। तो सबसे पहले तो प्रकाश मित्रवत को कलम के जादूगर में 3 साल पूरे होने के लिए ढेर सारी बधाई। प्रकाश मित्रवत जो है सो बहुत अच्छे इंसान है, काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर है उनका। उनका लाइफ जो है सो काफ़ी स्ट्रगल रहा है, लेकिन वो कभी पता नहीं चलने दिए इस टाइप से, क्योंकि हमेशा उनका हंसना हंसाना ये सब चलता ही रहता है। उनमें तो बहुत सारी खूबी है। वो तो शेरो शायरी जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजा लेते हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, जैसे कि तबला, हारमोनियम, बेंजो, फ्लूट। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो इनको ये सब चीज़ें किसी ने सिखाया नहीं, ये इनमें ये खूबी खुद से है। इनका तो जितना भी तारीफ करे कम ही है। थैंक यू। जी, ये थी सोनी झा जी, जो प्रकाश मित्रवत जी के बारे में कुछ और नई बातें, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और नई बातें बता रही थी।
जी तो अब आप बताइए इससे आगे आप कहाँ लेके जाने वाली हैं उनकी कहानी जी को? उनकी कहानी में तो सारे मैं कहूँगी कि नवरस हैं, जो प्रकाश जी के जीवन में उनका समावेशन है। जी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को भी कि प्रकाश जी अपने नाम के आगे मित्रवत लगाते हैं। जी तो ये मित्रवत नाम जो है उपनाम उन्हें हिंदुस्तान अखबार के तत्कालीन ब्यूरो प्रमुख श्री मनीष भारतीय ने दिया था। तो तब से वो ये उपनाम अपने साथ में लगाने लगे हैं। और देखिए ऋचा जी कितना मतलब अच्छी चीज़ है, सकारात्मक है। वे वाक़ई में मित्रवत ही हैं सबसे। बिल्कुल। मतलब उनसे एक कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि आप चाह कर भी उनके बारे में कोई एक बुरा शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि इतनी सकारात्मकता उनके चारों ओर होती है। तो वैसे ही हैं प्रकाश मित्रवत जी। तो वे मित्रता भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। जी रितु जी, आपकी इस बात से मुझे याद आया, वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जैसा नाम वैसा गुण। बिल्कुल, ये बात प्रकाश जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इसीलिए शायद नाम रखते समय हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में बहुत सोच समझ के नाम रखे उसके जाते हैं। अर्थ का बहुत मायने रहता था कि एक जी सकारात्मक और अच्छा अर्थ हो, जो उसके जी जीवन पर हमेशा प्रभाव डाले, सकारात्मक प्रभाव डाले बच्चे के जी जीवन पर। जी जी रितु जी, प्रकाश जी अपने मित्रों के बीच भी काफी सराहे जाते हैं, काफी लोकप्रिय हैं। जी। और उनकी बात उनके मित्र अक्सर करते रहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ सुनाइए। जी, उनके मित्रों दरअसल क्या है, उनके कोई भाई-बहन नहीं है, जी पर जिन्हें भी वो मानते हैं, उन्हें दिल से रिश्ता निभाते हैं। तो वो सभी के साथ में है। जैसे उनकी एक किसी मित्र के परिवार ने ही बताया था जी कि उनके शादी थी उनके यहाँ पर जी उनकी बेटी की, और किसी कारणवश भाई नहीं आ पाया, और वो उनकी बेटी प्रकाश जी को अपना भाई मानती थी। तो उन्होंने सारे जितने भी रीति-रिवाज़ होते हैं, वो निभाए अपनी उस मुँह भोली बहन के लिए। मतलब जिसने उन्हें भाई माना है, उसके लिए उन्होंने अपना पूरे रीति-रिवाज़ निभाए, और उन्हें तोहफ़ा देने के लिए उन्होंने पैसे जोड़े कि क्या अपनी बहन की मनपसंद साड़ी वो उसे दिला सकें। तो ये बिरले लोग ही कर पाते हैं। मतलब जो कहते हैं ना कि रिश्ते खून के रिश्तों से कुछ नहीं होता, जन्म के रिश्ते नहीं होते हैं, आपके कर्म के रिश्ते होते हैं, और जो रिश्ते दिल से जुड़े हैं, वही सच्चे रिश्ते हैं। तो ऐसे ही वो दोस्ती निभाते हैं। यदि किसी दोस्त को कोई भी सहायता चाहिए, कभी भी, तो वे हमेशा हाज़िर होते हैं। चाहे उनका सामर्थ्य हो या ना हो, पर वो हमेशा साथ खड़े होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर इंसान को एक सहायता चाहिए, ज़रूरी नहीं कि धन की हो। कोई आपके काँधे पर हाथ रखकर ही कह दे कि कोई बात नहीं है, मैं साथ में हूँ, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, बिल्कुल सही बात रितु जी, जो आप बता रही हैं ये घटना, ये मैंने भी सुनी थी। और मेरे ख्याल से नमिता जी हैं, जिनके लिए उन्होंने इतना जो अपना सहयोग दिया, जिनकी शादी में जो आप बता रही हैं उनके भाई नहीं किसी कारण से शादी में आ पाए, तो उन्होंने सारे जितने रीति जी, रिवाज जी। थे सब निभाए। नमिता जी भी बहुत ज्यादा मान देती हैं प्रकाश मित्रवत जी को। जी, उन्होंने जी। प्रकाश जी के लिए एक छोटा-सा संदेश भेजा है, मैं उसको सुनाना चाहूँगी। प्रकाश भैया के बारे में क्या बोलूँ। प्रकाश भैया और मेरा संबंध कुछ अनूठा है, अनोखा है। प्रकाश भैया हमारे जीवन में जिस समय मैं बहुत ही छोटी उम्र में थी, उसी समय प्रवेश किए, और हम दोनों के बीच और हमारे परिवार के बीच कुछ अलग ही संबंध बन गया। छोटी छोटी चीज़ों में उनका सबके लिए खुशी ढूंढना, सबको खुश रखना, ये सब चीज़ आदतें उनकी सबों से अलग करता था।
प्रकाश भैया का बचपन कुछ अलग बीता था। उनके पिताजी उनके जन्म के साथ ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उनकी माताजी, जो बहुत ही एक हिम्मती और स्वाभिमानी औरत थीं, वो भी आज इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। साथ ही उनके दादाजी के परिवार के साथ साथ उनके नाना जी के परिवार और उनके मामा, उनकी मौसी, इन लोगों का सहयोग हमेशा उनके साथ रहा और उनका आशीर्वाद प्रकाश भैया को हमेशा मिलता रहा। जब वो हमारे परिवार से मिले तब हमारे माता पिता भी वो बहुत चहेते बन गए। दोस्ती मेरे छोटे भाई के साथ हुई थी, बाद में हमारे परिवार को वो एक अहम हिस्सा बन गए। मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। उनकी माताजी को उनके पिताजी उनके डिफेंस में थे। उनकी माताजी को बहुत ही कम पेंशन मिला करता था और उसमें से भी थोड़े पैसे वो बचाकर मेरे लिए हर महीने मेरी पसंद का चॉकलेट लाया करते थे। साथ ही जब मेरी शादी ठीक हुई तब उन्होंने मेरी शादी के लिए मुझसे पूछकर मेरे पसंद की साड़ी ली और वो साड़ी उन्होंने एक गुल्लक बनाकर मंथली उसमें उन्होंने अपने पॉकेट मनी को उसमें उन्होंने सेव किया और लास्टली उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया। ये छोटी सी बात लेकिन मेरे दिल के बहुत ही करीब है। यहाँ तक कि शादी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे शादी के सारे रिचुअल्स में मेरे ब्रदर का साथ नहीं मिल पाया और उसमें भी मेरे माता पिता ने प्रकाश भैया को ही कहा कि तुम इसकी शादी की सारी रस्में अदा करोगे और मेरे साथ मेरे ससुराल तक वो पहली बार गए और अपने भाई होने का सारा फ़र्ज़ उन्होंने, सारा कर्तव्य उन्होंने बखूबी निभाया। तो प्रकाश भैया और मेरा संबंध कुछ इस तरह ही है। और क्या बताऊं, प्रकाश भैया के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं। अपने परिवार के लोगों के साथ साथ अपने संबंधी रिश्तेदारों और अपने आसपास पड़ोसियों का भी, गांव के लोगों का भी हमेशा सहयोग करते हैं और उनके सहयोग में हमेशा एक अलग ही भावना दिखती है। वह एहसान की भावना कभी नहीं होती है और हमेशा प्यार और स्नेह की भावना से वो किसी का सहयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत ही मतलब बिरले लोग होते हैं जो सच में दूसरों की खुशी में इतना खुश हो ले और उनके गम को अपना गम मान ले, तो ये बहुत बड़ी बात है और आज के समय में मिलना तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल मतलब है। हाँ, और उनका जो प्रकाश जी का कहना भी है कि कुछ खास बात होती है बहनों में और वो बहनों को बड़ा मान देते हैं। बहुत मान देते हैं। मतलब समूह में भी जब वो बात करते हैं तो आदरणीय, पूजनीय, अ, उनका कहने से ही ऐसा लगता है कि कितना कितना सम्मान, मतलब उनकी शब्दों में ही नहीं दिल में भी है जी। सबके लिए। तो और ऋचा जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि प्रकाश जी जी को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। तो देखिए, वो फोटोग्राफी भी करते हैं, वो अभिनय भी करते हैं, वो लिखते भी हैं, वे पढ़ते भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और हाँ, सबको हंसाते भी हैं। इसलिए वो अपने दोस्तों में बहुत लोकप्रिय है। जी जी, ये बात तो आपने ऋतु जी बहुत सही बोली। क्योंकि उनके जो रिश्ते में, चाहे वो भतीजा है, चाहे भाई है, चाचा है, कुछ भी है, एक उनके बीच उनका दोस्ती का संबंध है। बिल्कुल, तो वो जो रिश्ते से बढ़कर वो दोस्ती को जो महत्व, और दोस्त क्या होता है उसमें सारे रिश्ते समाहित हो जाते हैं। बिल्कुल। जो आपसे ऐस खुलकर बात कह सके अपने दिल की, तो जी वही दोस्ती का रिश्ता है। जी। और उसमें सारे रिश्ते हैं तो वो तो फिर उसकी तो बात ही क्या कहें। बिल्कुल। तो जी ऋतु जी, उनके एक मित्र हैं जो बहरीन में रहते हैं। जी, वैसे तो मिलना मिलाना कम ही होता है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक जो प्रगाढ़ मित्रता और रिश्तेदारी की डोर है,
वो कभी भी इतने दूर से भी कम नहीं होती है। बिल्कुल। उनका कुछ कहना है प्रकाश जी के बारे में, उनको मैं सुनवाती। जी, बिल्कुल। जय जय सिया राम। नमस्कार। मेरा नाम केशव चौधरी है। मैं हूँ बहरीन में, गल्फ। और मेरा जो गांव है वो है लोहा, जो आपके मधुबनी के नज़दीक है। मेरा ये सौभाग्य है कि कलम के जादूगर ने मुझे ये मौका दिया है कि आपके जो वेरी इम्पोर्टेंट मेंबर हैं कवि के, श्री प्रकाश जी, तो उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। प्रकाश और मैं, हम लोग ऑलमोस्ट हम उम्र के कह सकते हैं, लेकिन रिश्ते में वो मेरे चाचा लगते हैं। और उनके बारे में खैर जितना कहेंगे मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते और महीने भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने हसीन कलाकार हैं, इतने हसीन फनकार हैं। उनको भगवान ने इतने कलाओं से नवाजा है कि क्या क्या चीज़ का हम गिनती करें। अगर कहें कि कविता में माहिर हैं, उन्हें आप कहें बांसुरी वादन को लेके, उसमें भी एकदम अव्वल नंबर। गीत गाने में तबला, हारमोनियम, हंसी मजाक, क्रिएटिविटी, किसी भी तरह का उनमें जो क्रिएटिविटी के जो जो दर्जे में आती है, या जो भी एंटरटेनमेंट के जो दर्जे में आती है, तो मेरे जहन में ऐसा कोई भी कला नहीं है जो अपने प्रकाश जी न जानते हो। सबसे खास चीज़ उनका जो है कि हर एक चीज़ में एक एक फाइन लेवल ऑफ डालते हैं ह्यूमर। एट द सेम टाइम उनका जो अंदाज़ है कि हर समय अपना खुश मिजाज रहे, हर समय हंसते रहें और खिलखिला के हंसते हैं, एकदम दिल खोल के हंसते हैं, हर समय खुश रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हर एक इंसान के अपने दुख और प्रॉब्लम होते, लेकिन वो कभी भी किसी के सामने न किसी को जानने देते हैं, न किसी को पहचानने देते हैं कि उनका लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन ऊपर से जितने दयालु और अंदर से उतना ही दयालु है, ऊपर से जितने हंसमुख और हर समय वातावरण को अच्छा बना रखना, ये उनका हर समय लक्ष्य रहता है कि उनके अगल बगल सब लोग एकदम खुश रहें, प्रफुल्लित रहें, चैतन्य में रहें, आनंद में रहें। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। और ये इनको भगवान ने, मतलब कोई अगर भरोसामंद इंसान ढूंढ रहा हो तो उसके लिए प्रकाश जी एकदम अव्वल नंबर में खड़े होते हैं, और एकदम सटीक आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत अच्छे इंसान। भगवान उनको खूब हर समय शुभ स्वास्थ्य में रखें, उनका जीवन और भाग्यवान में हो, हमारी यही कामना है। और मैं ये एकदम जानता हूँ कि जब से ये आपके संस्था में से जुड़े हुए हैं, आप और जब तक रहेंगे, आपके संस्था को 4 चांद लगना ये निश्चित गारंटीड है। जय जय सिया राम। बिल्कुल सही कहा केशव जी ने कि ऐसे शालीन, रचनात्मक और ऊर्जावान रचनाकार जब तक हमारी संस्था में रहेंगे, प्रकाश जी जैसे लोग, तब तक हमारी संस्था में 4 चाँद लगते रहेंगे। और ये उनका बड़प्पन है और हमारी खुशकिस्मती कि जी, ऐसे बिल्कुल। रचनाकार हमसे जुड़े हुए हैं। और ऋतु जी, जैसे कि उनके मित्र ने बताया कि उनके बारे में बात करो तो मिनट, घंटे, दिन सब कम बिल्कुल, पड़ेंगे। मतलब समय कम वाक़ई है उनके लिए बात जी, करने के लिए। बहुत सारी बातें हैं। और प्रकाश मित्रवत जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि जितना हम बात करें, उतना ही कम है। चाहे वो संघर्ष की बात करो, चाहे सामाजिक रिश्तों की बात करें, चाहे उनके जो योग्यताएँ हैं वो
बिल्कुल। म्यूजिक हो, संगीत से संबंधित हो या फिर अभिनय से लेखन संबंधित हो। हो, लेखनी से संबंधित हो, हर विषय में उनके संस्मरण का एक विस्तृत क्षेत्र है। अध्याय लिखा जा सकता है। बिल्कुल महाकाव्य लिखा जा सकता है, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। जी, और इसके साथ मुझे लगता है रितु जी, जब कोई व्यक्ति इतने संघर्षों में अपना आप को कहीं पर स्थापित करता है, उसका एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है जो दृढ़ निश्चयी होता है, कर्मशील होता है, परिश्रमी होता है, और वो अपने आसपास के लोगों के बीच एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। सकारात्मकता फैलाता है, उनके चेहरे पर एक अलग ओज होता है। जी, जी। तो हमारे समूह के जैसे कई रचनाकार हैं, उनमें से प्रकाश मित्रवत जी भी एक ऐसे ही रचनाकार हैं, जो समूह में रह के समूह के अन्य सदस्यों को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान बिल्कुल, करते हैं। हमेशा। जी, चाहे उनकी लेखनी है, चाहे उनकी बातें हैं, किसी भी क्षेत्र में उनको ले लीजिए, हर जगह एक नई पहल मिलेगी, एक नई आशा की किरण जिसको बोलते हैं, वो दिखाई बिल्कुल, देगी। और वो अपने बारे में रितु जी अक्सर कहते भी हैं, जो उनका कहना है कि एक मुख्तसर सी वजह है, एक मुख्तसर सी वजह है मेरे झुक के मिलने की, मिट्टी का बना हूं गुरूर जचता नहीं मुझ पर। क्या बात! क्या बात है! बिल्कुल सटीक बैठती हैं उन पर ये पंक्तियाँ। जी, तो रितु जी, कहने सुनने को तो बहुत कुछ है, तो बताइए क्या पर करें? अब तो कार्यक्रम विदा तो लेनी होगी ऋचा जी, क्योंकि जी, समय का अभाव है और हम सब समय से ही बंधे हुए हैं। जी। तो तो रितु जी, इस वादे के साथ कि हम फिर एक नए अपने कलमकार का संस्मरण लेकर आएंगे ऐसे ही, और कुछ बिल्कुल, पलटेंगे उनके अतीत के पन्नों को, जानेंगे जी, उनकी जिंदगी के अनमोल पलों को। बिल्कुल, तो इसी के बिल्कुल, साथ वादा विदा रहा। लेते हैं जी। नमस्कार रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर नमस्कार। तरीके से संस्मरण सुनाया। आपका भी बहुत-बहुत आभार ऋचा जी, इतने सुंदर संचालन के लिए, और हमारे दर्शकों का भी आभार। आप हमें जी, ज़रूर बताइए कि ये संस्मरण आपको कैसा लगा, और हम और आगे भी सुधारने की कोशिश भी करते रहेंगे। बहुत आभार। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।